नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। एलएसी पर चीन से तनातनी के माहौल में आज 3 बड़ी खबरों का दिन है। आपको पता है कि भारत ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है और जो डिजिटल स्ट्राइक कही जा सकती है वो चीन पर की है। यह बैन चीन के साथ मिलिट्री लेवल की तीसरी बातचीत से ठीक पहले हुआ है। यह आज की दूसरी बड़ी खबर कि आज एक और बैठक होने जा रही है कमांडर लेवल की। और तीसरी और सबसे अहम खबर जिसे पूरे देश की नजर है वो शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संबोधन होने वाला है। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद 10:30 बजे चुशुल में भारत और चीन के कमांडर्स की बातचीत होने जा रही है। इस बातचीत की अहमियत समझने और भारत की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमने कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई। वो जनरल जो लद्दाख में काम कर चुके हैं, आर्मी के वो कमांडर्स जो चीन की स्ट्रैटेजी से पूरी तरह वाकिफ हैं, वो इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं। शाम 4 बजे आज प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, इस पर केवल देश ही नहीं विदेशियों की भी नजरें टिकी हैं। मार्च से लेकर अब तक यह छठा मौका होगा जब पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। आज चीन के साथ कमांडर लेवल की राउंड 3 की बातचीत हो रही है। यह मीटिंग एलएसी के चुशुल में होने जा रही है, जिसमें भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के मेजर जनरल लियू लिन शामिल होने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 25 दिन में यह तीसरा मौका है जब कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का राउंड 1 6 जून को चीन के मोल्डो में हुआ। फिर कोर कमांडर लेवल की बातचीत का राउंड 2 22 जून को हुआ। यह 6 जून से लेकर 22 जून के बीच में यह याद रखिएगा कि 15 जून का वो वाकया भी है जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई और मामला बहुत बिगड़ता चला गया। यह मीटिंग भी चीन को मोल्डो में हुई थी 22 तारीख वाली। आज कमांडर कॉन्फ्रेंस का राउंड 3 है जो भारत के चुशुल इलाके में होने जा रहा है। आज सुबह 10:30 बजे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के मेजर जनरल लियू लिन इस बातचीत में शामिल होंगे और यही दोनों कमांडर्स रहे हैं जो लगातार इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बातचीत आगे बढ़ रही है और चीन क्या पीछे जा रहा है। आपके लिए जानना जरूरी है कि कोर कमांडर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा। एलएसी पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति कायम है। भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को है वो मेंटेन कीजिए। उसके पहले कोई बातचीत आगे बढ़े सकारात्मक तरीके से, यह बहुत मुश्किल है। भारत चीन की सेनाओं में गतिरोध कम करने पर भी बात होगी। एलएसी के विवादित लोकेशन से चीन की सेना को पीछे हटना होगा। डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों देशों के प्रस्ताव पर बात की जाएगी। तनाव कम करने के प्रयासों पर भी जोर देने की बात होगी। लेकिन भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, स्टेटस को अप्रैल 2020 का चाहिए ही चाहिए। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पीएसजे पन्नू, जो लेह लद्दाख की इंच इंच की जमीन से वाकिफ है। लेफ्टिनेंट जनरल पीएसजे पन्नू लेह में इंडियन आर्मी की 14वीं कोर के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जनरल ऑफिसर कमांडिंग के डिप्टी चीफ रह चुके हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंडियन आर्मी में डीजीएमओ रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया को एलएसी के चप्पे चप्पे की समझ है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हेमंत महाजन भी जुड़ चुके हैं, जो चीन पाकिस्तान बॉर्डर के बड़े एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर महाजन एलएसी पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल और सिक्किम तक में ड्यूटी निभा चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सर, मैं आप लोगों के पास आऊं उससे पहले हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद से एक अपडेट ले लेता हूं इस आज की बैठक को लेकर। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आज की जो बैठक होने जा रही है ये बीती 2 कोर कमांडर लेवल की बैठक से क्या अलग होगी, कितनी अलग होगी और आज का एजेंडा क्या? देखिए सुशांत, एक बात बिल्कुल साफ है कि पिछली 2 जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें सबसे पहली मीटिंग 6 जून को हुई, आप समझ लीजिए कि उसी का ये फॉलोअप है, लेकिन अग्रेसिव फॉलोअप है। क्योंकि जो 22 जून को हुई उसमें नेगोशिएशन के साथ साथ जो हालात है उस पर चर्चा हुई। लेकिन अब ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और अहम बैठक है, क्योंकि जिस तरीके से पैंगोंग त्सो, गलवान, गोगरा, डेप्सांग, डीबीओ के इलाके में चाइनीज अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अपनी तरफ ही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेशर जो बिल्डअप कर रहे हैं और स्टेटस को चेंज करने की जो लगातार कोशिश है, दरअसल उस पर अग्रेसिव स्टैंड लेते हुए भारतीय सेना के द्वारा 14 कोर कमांडर के द्वारा बिल्कुल साफ तौर पे इस बात को कहा जाएगा कि वो अप्रैल 2020 के स्टेटस को माने। और इसीलिए पैंगोंग त्सो के खासतौर पर फिंगर 4
की जो लोकेशन है जहां पे भारतीय सेना तैनात है, फिंगर 5 के ठीक ऊपर के चांगचेनमो के स्पर पर, जहां पर अभी चाइनीज पीएलए 4 बंकर और करीबन 6 टेंट के साथ जो पूरा मेटल रोड की फॉर्मेशन पीछे बना रखा है उन्होंने फिंगर 8 तक, उसके बारे में कहा जाएगा। साथ में जो उन्होंने ऑल्टरनेट रूट्स तैयार किए हैं उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो अपनी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स और साथ में कॉम्बैट और जो उनके एयर बेसिस हैं, उसके अलावा वो लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे हैं। यूएवीज के जरिए भारतीय जो सीमा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ की वो टोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इन सभी पे ऑब्जेक्शन रेज करते हुए अप्रैल 2020 के स्टेटस को सख्ती से मनवाने के लिए एक बार फिर से ये मीटिंग की जा रही है। मिलिट्री लेवल और साथ में डिप्लोमेटिक लेवल दोनों टॉक्स बरकरार है। हमारे साथ जो मेहमान है उनसे समझते हैं इस बातचीत का कितना असर हो सकता है। जनरल पन्नू, आपके हिसाब से अगर हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा समझाएं कि ये तीसरे राउंड की बैठक है और इस बैठक में और जो उसके पहले हुआ और जो अभी हमने हालात देखे हैं एलएसी पर, चाहे वहां पर फौज का दोनों तरफ बढ़ना हो, वहां पर हथियारों का वहां पर बढ़ना हो, एयरफोर्स की ताकत वहां पर आसमान में नजर आए, क्या वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है जिससे लगे कि स्थिति सुधर रही है या बेहतर हो सकती है? धन्यवाद सुशांत, आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया है। जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है वो मिलिट्री कमांडर्स के बिल्कुल कंट्रोल में ही होगी, और पूरा इनको ब्यौरा होता है कि चाइना की फॉर्मेशंस कहां पे हैं, इसका अनुमान भी होता है और काफी इंफॉर्मेशन भी होती है। ये एक बड़ी यूनिक एक किस्म की डिस्कशंस हैं जो चुशूल मोल्डो एरिया में चल रही हैं, क्योंकि अमूमन जब दो देश लड़ाई के लिए बिल्कुल प्रतिबंध तैयार रहते हैं तो ऐसी मीटिंग्स नहीं होती हैं। बैक ट्रैक भी कई दफे फेल हुए होते हैं उस टाइम पे। डिप्लोमेसी भी शायद पूरी अपने जो भी पहलू है वो अपने खत्म कर चुकी होती है, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि लड़ाई होने वाली है। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमेटिक चैनल खुले हैं, यहाँ पे मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल टॉक्स खुले हुए हैं, उसी बॉर्डर के ऊपर बात हो रही है जहां पे ट्रुप्स तैनात हैं और वही कमांडर बातचीत कर रहे हैं जो उन्हीं ट्रुप्स के इंचार्ज हैं। तो ये एक बहुत यूनिक बात है कि पूरे होशो हवास में पूरी इंफॉर्मेशन रखते हुए, ट्रुप्स की कंप्लीट निगरानी और नियंत्रण रखते हुए ये बातचीत ग्राउंड के ऊपर चुशूल मोल्डो में हो रही है। तो इसकी जो यूनिक परिस्थिति ये है कि जब ग्राउंड के ऊपर बातचीत होगी तो दोनों पक्षों को पता होगा कि दूसरी जो ऑपोजिट साइड है उसकी ग्राउंड सिचुएशन क्या है, अमूमन ये पता होगा, लेकिन वो कह क्या रहे हैं, प्रस्ताव क्या रख रहे हैं, उसके बीच में बड़ा क्लियर होगा इन कमांडरों को। दोनों के बीच में फर्क उनको बड़ी क्लियर नजर आ जाएगा। तो ये इस फर्क को दूर करने की जो बातें होंगी ये बहुत अहम की चीज है। इसके ऊपर लेकिन मैं माफी के साथ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं आपकी बात को सुनते हुए, जो दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा। आप ये कह रहे हैं कि बातचीत अगर हो रही है तो युद्ध की तरफ हम नहीं बढ़ रहे होंगे, इसकी गुंजाइश बनी हुई है। लेकिन लोग ये भी सोचेंगे सर कि इसी बातचीत के बीच हमने देखा कि वहां उस दिन 15-16 की दरमियानी रात क्या हुआ। लोग ये भी पूछेंगे सर कि अगर बातचीत पॉजिटिव हो रही है और युद्ध नहीं होना है तो फिर वहां फौज क्यों बढ़ रही है? ना वो हट रहे हैं ना हम हट रहे हैं, और ना हटने के साथ साथ फौज भी बढ़ रही है वहां पर। सुशांत, तभी मैंने शुरू में बोला था कि एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है। इस यूनिक सिचुएशन में फोर्सेस भी बढ़ रही हैं, दिखाई भी दे रही हैं वो बढ़ रही हैं, और ऐसी वारदात भी हो चुकी है जहां दोनों तरफ कैजुअल्टी हुई है और फिर भी बातचीत हो रही है। ये एक नॉर्मल ऐसी चीजें नहीं होती हैं, और दोनों कमांडर जो बातचीत कर रहे हैं उनको मालूम है कि दोनों साइड में मिलिट्री एक्शन क्या हो सकता है, क्या संभव है और कहां कहां पे पोस्टरिंग दिखाई जा रही है। लेकिन इसके अंदर जो हमने बात निकालनी है वो ये निकालनी है कि क्या युद्ध टल सकता है कि या युद्ध नहीं टल सकता है। अगर बातचीत होना बंद हो जाए तो एक मिलिट्री एक्सपीरियंस के लिहाज से आदमी इस तत्व पे पहुंच जाता है कि अभी युद्ध होना ही एक ऑप्शन है और ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। लेकिन अभी ऑप्शंस ओपन हैं, बातचीत हो रही है। अगर दोनों कमांडर अपनी तरफ से उसको नियंत्रण में ला सकते हैं वही उसकी बातचीत करेंगे, क्योंकि इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत बड़े हैं। इनके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि एक और यूनिक बात है, परमाणु हथियार वाले दो देश आपस में
ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं जहां पे कन्वेंशनल फोर्सेस बहुत क्लोज आ चुकी हैं एक दूसरे के? इसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों साइड में बहुत भयंकर हो सकते हैं। लेकिन एक ये भी मानना है कि इतिहास को देखते हुए हिंदुस्तान इन कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए तैयार है कि नहीं है, वो हमारे लीडरों ने फैसला कर लिया है। अगर फैसला कर लिया है तो सब भुगतने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इतिहास बताता है, इतिहास गवाह है कि इस परिस्थिति में जहां पे दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हथियार रखे हुए देश हैं, वो बातचीत करके इसका हल निकालें। यही एक दोनों की मैच्योरिटी साबित होगी इसके अंदर। मैं बाकी मेहमानों से भी एक एक रिएक्शन लूं। जनरल भाटिया, आपके हिसाब से ये तीसरे राउंड की जो बातचीत है, इससे कोई उम्मीद की जानी चाहिए जो ग्राउंड पर हालात दिख रहे हैं उसको देखते हुए, और क्या स्थिति जो है हु ब्लिंक्स फर्स्ट की बनी हुई है? देखिए, जो बातचीत हो रही है, जैसे जनरल पन्नू ने बताया, बहुत ही अच्छी बात है, बातचीत हमें करनी चाहिए। और जब तक मिलिट्री लेवल पे टॉक्स हो रहे हैं, ऑपरेशन लेवल टॉक्स हैं, ये दोनों टॉप मिलिट्री कमांडर्स के बीच पहले भी हुई 6 तारीख और 22 तारीख को, तो ये जरूरी बात है कि दोनों देश चाहते हैं कि किसी तरह डिसएंगेजमेंट और मैच्योर सी बात है कि डिसएंगेजमेंट हो। लेकिन डिसएंगेजमेंट तब होगी फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो दोनों की पोस्टिंग चल रही है, शो ऑफ फोर्स है वहां पर, और दोनों देश जो हैं, एंड हर आर्मी यही करती है, कंटीजेंसी प्लानिंग करती है, और जो वर्स्ट कंटीजेंसी है उसके लिए प्रिपेयर करती है। अगर ये टॉक्स फेल हो जाते हैं तब प्रॉब्लम बढ़ेगी। अभी तक ऑपरेशन लेवल पर, टैक्टिकल लेवल पर और स्ट्रेटेजिक लेवल पर टॉक चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर टॉक चल रहे हैं, और ये टॉक चलते रहने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ अगर हम सोचें कि डीएस्केलेशन हो जाएगा, डिसएंगेजमेंट अलग चीज है, डीएस्केलेशन दूसरी चीज है। अभी डिसएंगेजमेंट की बात है, क्योंकि जो 15 तारीख और 16 तारीख को गलवान में हुआ, उससे एक भरोसा टूट गया है। एक जो भरोसा था इतने सालों तक, एक जो एग्रीमेंट्स इतने सालों तक, वो खत्म हो गया है। तो अभी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है वहां पर नेगोशिएशन चलेंगी, वहां पर जो टॉक्स होंगी, क्योंकि इस बड़ी चशूल में है। जरूरी बात है, ये टॉक्स कॉर्डियल होती हैं, बड़ी साफ सुथरी होती हैं, और दोनों साइड अड़ी हुई हैं, क्योंकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। जो हम अब सोशल मीडिया में देखते हैं 423 मीटर। पर सर, आप जो कह रहे हैं उससे तो फिर ये नाक की लड़ाई हो जाएगी। जो कदम पीछे खींचेगा वो ये मानेगा कि मैं कमजोर मान रहा हूं खुद को, और कोई फिर खींचेगा नहीं, ऐसे नहीं होता है, दोनों बराबर हैं। और मैं ये बताऊं, हम वहां पर ज्यादा स्ट्रांग है, हमारी ज्यादा स्ट्रेंथ है वहां पर, क्योंकि हम हाइब्रिड वॉरफेयर में हमसे माहिर कोई नहीं है कोच। हम वहां पर बैटल हार्डेड है, हम ट्रेंड है, हम डिप्लॉयड हैं। जो पीएलए है वहां पर इतनी ट्रेनिंग नहीं है उनकी, इतने उनके सहन शक्ति नहीं है उनकी वहां पर डिप्लॉय होने की। तो हमारे पास काफी स्ट्रेंथ है वैसे ही, लेकिन उनके पास भी स्ट्रेंथ है। ये नहीं कहूंगा कि वो कमजोर हैं, लेकिन हम उनसे ज्यादा हावी हो सकते हैं वहां पर। तो ये वो भी जानते हैं, और इसलिए हम सोचते हैं कि ये जो है स्टेटस को एंटे जो पहले था वो हो जाएगा, बातचीत करने से हल हो जाएगा मसला। क्योंकि इस टाइम पे जब पूरी दुनिया मेड इन चाइना कोरोना वायरस लड़ रही है, बाकी सारी और चीजें वहां पर हो रही हैं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है। ना चाइना चाहेगा, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग पावर है, कल का ग्लोबल लीडर है, जो इंडिया बोलेगा आधे देश दुनिया के उसके साथ आएंगे। अगर आप देखें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने वोट मिल गए, 182 वोट मिले 190 में से। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, तो चाइना को नजरअंदाज नहीं कर सकता हमारी स्ट्रेंथ। ठीक है, लेकिन सर इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, और ब्रिगेडियर महाजन मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहता हूं कि दुनिया भारत के साथ है, ये तो चीन को भी दिख रहा होगा सर। अमेरिका क्या कह रहा है, प्रशांत महासागर में क्या कर रहा है, ये चीन को भी दिख रहा होगा सर। बाकी देश कैसे भारत के साथ खड़े हो जाएंगे या हो रहे हैं, और कितना कोरोना को लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट ऑलरेडी चीन को लेकर ये उसको भी दिख रहा है। बावजूद इसके सर, हमने 2 राउंड की जो बातचीत हुई उन बातचीत में सीमा पर, एलएसी पर चीन का एक कदम पीछे जाते नहीं देखा है। तो ऐसे में आज की बातचीत में ऐसा क्या अलग होगा कि वो शायद हो सके जो 2 राउंड में नहीं हुआ? देखिए, मेरी राय यह है कि इसके पहले जो 2 राउंड हुई थी और अभी का जो राउंड हो रहा है, इसमें काफी फर्क पड़ा हुआ है। 15-16 रात को जब मुठभेड़ हुई थी 16 बिहार और चाइनीज सोल्जर के बीच में, इसमें हमारे 20 सोल्जर्स ने तो अपने प्राण का बलिदान दिया था, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी चाइनीज के लिए वो काफी हेवी थी। उनके 54 से ज्यादा सोल्जर्स मारे हुए हैं और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। तो ये पहली बार हुआ है 1978 के बाद कि जब चाइनीज सोल्जर्स ने किसी बैटल में एक्चुअली हिस्सा लिया हुआ है और उन्होंने कुछ कैजुअलिटी सफर की हुई है। और ये भी आपको शायद पता होगा कि जब हमारे कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार के ऊपर हमला हो गया, तो उसके बाद हमने किस प्रकार से प्रति हमला किया। क्योंकि हमारी जो सेना होती है, उनके लिए जो कमांडिंग ऑफिसर होता है,
एक भगवान के समान होता है, एक गॉड के समान होता है। अगर कोई उसका इंसल्ट करता है, कोई उसको मारता है, तो पूरी पलटन जो है वो बिल्कुल जोर से प्रति हमला करती है, जो 15-16 रात को हुआ और उनको और काफी लोगों ने मदद किया। तो ये एक बड़ा मैसेज चाइना को मिला हुआ है कि ये इंडियन आर्मी जो है, जिसके ऊपर वो जो साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं, काफी दिन से प्रोपेगेंडा वॉर कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, इसका इंडियन आर्मी के ऊपर असर नहीं हुआ है और वो बहुत ही आक्रामक है। और इसके साथ साथ दो और चीजें हुई है। आज ही कल की बात है कि 59 चाइनीज एप्स हमने बैन किए हुए। ये एक डायरेक्ट मैसेज हम चाइना को दे रहे हैं कि हम आपके साथ लड़ाई केवल लद्दाख में ही नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम जो अलग अलग फ्रंट्स है वहां पर लड़ेंगे। इसके सिवाय आप देख रहे हैं कि चाइनीज चीजों को बॉयकॉट करो, इसको अभी काफी मोमेंटम आ गया है। तो ये चाइना को ये भी मैसेज मिल रहा है, और ग्लोबल टाइम्स जो चाइना की न्यूज़पेपर है, उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया हुआ है कि देखो इंडियंस, भैया बॉर्डर पे जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन आप चाइनीज चीजों को बॉयकॉट मत करो, क्योंकि वो इकोनॉमिकली आपके लिए अच्छा नहीं है। यानी कि वो समझ रहा है कि इसका इफेक्ट हो रहा है। आपने कोरोना की बात की थी, मैं इसको तो कोरोना नहीं बोलूंगा, मैं इसको चाइनीज वायरस बोलूंगा, क्योंकि इस चाइनीज वायरस से दुनिया का जितना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसमें नहीं हुआ था। दुनिया को तो छोड़ दीजिए, दुनिया को हमने क्या लेना है, लेकिन जब हमारे देश की बात है, हमने इतने सारे लड़ाइयां लड़ी हुई है, 47 की लड़ाई, 62 की लड़ाई, 65, 71, 99, इन सब लड़ाई में जितना हमारा नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान ये बायोलॉजिकल वॉर जो चाइना ने हमारे देश के ऊपर भी लादा हुआ है, इससे हुआ है। तो ये कोई, किसके दिल में कोई शक नहीं होना चाहिए कि लद्दाख स्टैंड ऑफ केवल एक ही चीज है। ये एक ऑल आउट वॉर चाइना हमारे खिलाफ लड़ रहा है, और हम हमारी तरीके से अलग अलग स्तर के ऊपर उसका हम मुकाबला कर रहे हैं। ऑल आउट वॉर और अलग अलग स्तर पर मैसेजिंग की बात कर रहे हैं। जनरल पन्नू, ये जो कल इस बातचीत के ठीक पहले कल सरकार ने बड़ा स्टेप लिया 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने का, उसके पहले जो लोग मैसेज दे रहे थे कि हम चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे, वो तो हम देख ही रहे थे ग्लोबल टाइम्स में कैसे खलबली मची थी। कल जो बैन किए गए ऐप, उसका आपको लगता है इस बातचीत पर कोई इंपैक्ट हो सकता है? सुशांत, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि चाइनीज जो है, ये 3-4 इनके एंगल हैं जो जिसमें अपना ये फोर्स करते हैं विश्व के ऊपर। एक तो ट्रेड फोर्स कर रहा है, दूसरी टेक्नोलॉजी भी फोर्स करता है अपनी, ये इंपोज कर रहा है टेक्नोलॉजी लोगों के ऊपर, और तीसरा है टेररिज्म। और जहां तक ट्रेड की बात है, वो तो आपने बोल दिया कि पूरे विश्व में ये ट्रेड कर रहा है, और आप इसके एप्स को बैन कर दोगे तो ऑब्वियसली आप इसके ट्रेड को ठोस पहुंचा रहे हो। तो ये तो एक इसका फोर्स है जो आपने उसके एक एक्शन ले लिया। दूसरा है टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर को अगर आप देखें तो जैसे ब्रिगेडियर महाजन बोल रहे थे कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर, मैं उसमें इतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, वो तो पूरे विश्व को पता है कि कोरोना वायरस कहां से आया है और कैसे हुआ है, और चाइना ने कितना इसके अंदर वो भागीदार रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल वॉरफेयर को देखो तो CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिएशन एंड न्यूक्लियर, ये पूरा एक फुल स्पेक्ट्रम वॉरफेयर होता है। और अमूमन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स में केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर बैंड है। अगर ये सिद्ध होता है कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर इंडिया के बरखिलाफ या पूरे विश्व के बरखिलाफ उसने किया है, तो एक चाइना अपनी जो कंप्लीट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है ट्रीटीज के ऊपर, वो तो उसने उसके ऊपर भी विश्वासघात कर दिया ऑलरेडी। और केमिकल वॉरफेयर अगर करेगा तो आपको पता है कि पूरी गल्फ वॉर, केमिकल वॉर और ये CBRN के ऊपर ही हुई थी, तो पूरा विश्व इसके ऊपर टूट पड़ेगा। जहां रही बात टेररिज्म की, आपको मालूम है कि एक इसने बड़ा अच्छा अपनी तरफ से एक स्ट्रेटजी अपनाई है। पाकिस्तान जो टेररिस्ट देश है, उसको एक हमारे साथ कल्यूसिव एफर्ट में 2 फ्रंट वॉर हमेशा प्रोजेक्ट करता है। दूसरा, इसने नॉर्थ कोरिया को भी एक टेररिज्म देश बना के रखा हुआ है, एक ईस्ट फ्लैंक पे और एक वेस्ट फ्लैंक पे। और ये टेररिज्म, टेक्नोलॉजी और ट्रेड के कॉम्बिनेशन के साथ अपनी पूरी स्ट्रेटजी चलाता है। तो अगर आप इसको अलग अलग करके देखें तो हर के अलग अलग रिस्पॉन्सेज होंगे, और आप इसको इकट्ठा करके देखें तो एक्चुअली चाइना वर्ल्ड वॉर छेड़ रहा है। ये क्यों छेड़ रहा है? मेरा ख्याल ये मिसकैलकुलेशन है अपने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये CMC ने डिसीजन लिया होगा और CPC ने डिसीजन लिया होगा कि पूरे चाइना को खत्म कर दो बेशक, लेकिन शी जिनपिंग को बचा लो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी भूल है। हिटलर ने भी ऐसे किया था, आपको पता है
कि हिटलर ने पूरे विश्व को जीतने के लिए अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किया और बाद में उसका असर क्या हुआ? हिटलर कहां पे है? वो तो उसने सुसाइड कर लिया, पूरे विश्व ने जर्मनी को तबाह कर दिया। तो ये चीजें इन्होंने इतिहास से क्या सीखी हैं? ये तो एक उन्होंने भयंकर अपने लिए ही स्ट्रेटजी तय की है। मेरा ख्याल ये चारों तरफ से घिर जाएगा बहुत जल्दी। सर, इसमें एक चीज आप बहुत बड़ी कह रहे हैं कि चीन जो है वो वर्ल्ड वॉर छेड़ रहा है दुनिया के खिलाफ एक तरीके से, और इसमें जब हम वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं सर कि कौन किसकी तरफ खड़ा है। क्या इसमें सबसे बड़ा नुकसान चीन को तब हो सकता है जब उसकी खुद की जनता उसके साथ न खड़ी हो, और उसके लिए आर्थिक नुकसान पहुंचाना, ये एप्स बैन करना, आयात को कम करना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि आपने चाइनीज लोगों की बात कही। एक्चुअली देखा जाए तो जो लोग हैं चाइना के, वो तो हमेशा अपनी सत्ता के बरखिलाफ रहे हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी टफ हो गई अपने लोगों के ऊपर। इन्होंने तिनमिन स्क्वायर के ऊपर अपनी ही फौज को ऊपर चढ़ा दिया। तो वो क्या मांग रहे थे? वो कुछ हक नहीं थे मांग रहे, कुछ पावर नहीं थे मांग रहे, वो अपना लिबर्टी चाहते थे। उनको डेमोक्रेसी चाहिए थी। लोगों की आवाज जो है वो उनकी आवाज को ये कुचल देते हैं। और आप पीएलए की भी बात मैं कल बोल रहा था कि उसके अंदर भी जो इनके सैनिक हैं वो ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ये पॉलिटिकल आर्मी है। और हर एक पीएलए का मेंबर को कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना बहुत जरूरी था कुछ साल पहले, और अभी भी है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है तो उसको शक की निगाह से देखा जाता है। तो इनके जो घर के अंदर लोग हैं जिनके बच्चे पीएलए के अंदर आए हुए हैं, उनको एक बहुत संकट है। और वो मेरा ख्याल सीएमसी और सीपीसी का जो ये पूरी स्ट्रेटजी है, मेरा ख्याल पूरा देश इनके बरखिलाफ हो जाएगा। मेरे को तो ये बड़ा नेचुरल लगता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। दो बहुत अहम बातें हैं कि देश खुद वहां की सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए चीन में, इसकी संभावना बढ़ती जा रही है, और चीन दुनिया के खिलाफ एक तरीके से वर्ल्ड वॉर छेड़ रहा है। लेकिन इसका तरीका क्या होगा इस वर्ल्ड वॉर से में चीन से निपटने का, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की जो बातचीत है वो सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से आगे बढ़ेगी। ये मीटिंग शाम 4 बजे तक खत्म हो जाएगी, और पूरी संभावना है कि इसके बारे में प्रधानमंत्री 4 बजे तक उन्हें बता दिया जाएगा। जब एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की आज एक और बैठक होने जा रही है, और यह बैठक 10:30 बजे शुरू होगी, जिसमें दोनों तरफ के प्रतिनिधि होंगे और चर्चा इस बात को लेकर होगी कि कैसे एलएसी पर जो तनाव बना हुआ है उसे कम करना है। भारत लगातार इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी हाल में जब तक अप्रैल 2020 का स्टेटस को मेंटेन नहीं करेगा चीन, बातचीत आगे ले जाना सौहार्दपूर्ण तरीके से बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आज हम इंडिया टीवी पर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस करके यह समझने की कोशिश कर रहे हैं देश के बड़े बड़े जनरल से कि क्या आज तीसरे राउंड की बातचीत में भी कुछ निकल पाएगा। क्या 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने का चीन पर कोई असर पड़ने जा रहा है? क्या भारत को कुछ और करने की जरूरत है जिससे चीन के कदम पीछे जाएं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर हेमंत महाजन हमारे साथ हैं, मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। आप सभी के पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इंडिया टीवी पर बने रहिए हमारे साथ। क्या आपको वहीं जाना होगा जहां दोनों देशों के बीच अप्रैल 2020 की स्थिति में आपको होना चाहिए था? और हमारे साथ लगातार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हेमंत महाजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष प्रसाद के पास पहले एक बार चलते हैं। मनीष, क्या बातचीत शुरू हो गई है? क्या अपडेट है वहां से? सुशांत, अब से कुछ देर बाद बातचीत शुरू होगी। 10:30 बजे का वक्त था, और जो अभी तक के इनपुट्स मिले हैं कुछ देर पहले तक के कि वो मीटिंग के लिए जो चाइनीज काउंटर पार्ट है, जिसमें साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल ल्यूलिन, साथ में 12 मेंबर्स उनके हैं, जिसमें 2 इंटरप्रेटर भी हैं, और सीनियर कर्नल और सीनियर ब्रिगेडियर जो रैंक ऑफिसर्स हैं उनके, वो भी इसमें आ रहे हैं। और वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर चुशूल में पहुंचते ही ये बातचीत शुरू हो जाएगी। तो 10:30 बजे का वक्त था, अब से कुछ देर में या किसी भी वक्त ये बातचीत शुरू हो सकती है।
दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो हमें बताया गया है उसमें साफ तौर पर बिल्कुल क्लियर है कि जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को है उसको मानने की बात होगी, उसको मनवाने की, और कहा जाएगा चीन को कि अपना जो जवानों की संख्या उन्होंने बढ़ाई है, खासतौर पर पेंगोंगसो पे चाइनीज पीएलए के साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के 362 और 363 बॉर्डर रेजिमेंट, और उसके बाद जिस तरीके से गोगरा गलवान के साथ साथ डेप्सांग इलाके में प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, जिसमें चाइनीज पीएलए के 6 मोटराइज्ड डिवीजन और 4 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन शामिल है। दरअसल ये इनकी संख्या करीबन 30 से 35 हजार है। तो चाइनीज पीएलए को एक बार बिल्कुल साफ तौर पे ये बात कहा जाएगा कि जितने भी जवानों की संख्या उन्होंने अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास की है उसको पीछे की तरफ करें, अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और साथ में आवर्ड व्हीकल्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसे पीछे करें, यूएवीज के जरिए जो लगातार दिन और रात वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं भारतीय इलाकों की उसको पीछे करें। तो ये आप समझ लीजिए कि ये डेडलॉक की स्थिति है, क्योंकि चाइनीज पीएलए चाहता है कि वो अप्रैल 2020 के स्टेटस को बदले और भारतीय सेना ऐसा होने नहीं देगी, और इसी को लेकर आज ये बातचीत है। जनरल भाटिया, एक बात समझाइए, कई बार हम ये सुनते हैं कि कहीं पर सीमा पर विवाद होता है, डीजीएमओ स्तर की बातचीत होती है, और आप ऐसी बातचीत का अनुभव आपके पास होगा है, तो मुझे ये समझाइए कि जब ये कहा जाएगा कि आप अपनी सेना पीछे ले जाइए, कम कीजिए, आप जो एयर सर्विलांस कर रहे हैं इसको कम कीजिए, वो कहेंगे आपने भी तो अपनी सेना बढ़ा रखी है, आपने भी अपनी फौज वहां बढ़ा रखी है, आपके फाइटर जेट्स भी हवा में उड़ रहे हैं, और विश्वास दोनों देशों के बीच तो बचा नहीं है। तो ये डेडलॉक कैसे टूटेगा? हम भी नहीं हटा सकते क्योंकि उन पर विश्वास नहीं है और वो हटाने नहीं जा रहे। देखिए, पहली बात तो शुरू उन्होंने किया है, तो हटने की शुरुआत भी उनको करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। और विश्वासघात का भी शुरुआत उन्होंने किया है, तो विश्वास बनाना भी उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। उनको यह समझना चाहिए कि अगर इस बार ही उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे उनको अभी लग रहा है कि उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भारत और भारतीय सेना वहां पर इतनी दृढ़ता से खड़ी होगी, इतनी दृढ़ता जवाब मिलेगा, और जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट करी है हमको पोस्टिंग के लिए, उसका जवाब उसको पर सर ये तो हम मानते हैं कि उन्होंने धोखा दिया, वो तो मानते नहीं, वो तो आज भी गिना रहे हैं कि भारत ने गलती की थी, हमने रिएक्शन किया। ये तो हम मानते हैं कि वो जो है 2020 का स्टेटस को तोड़ रहे हैं, वो तो ये कहने लग गए हैं कि गलवान घाटी पूरी हमारी है, तो उनको कैसे मनवाएंगे? देखिए, ये चीजें उनको माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एविडेंस होता है, हमारे पास ये पता है कि अप्रैल में वो कहां पर थे और मई में कहां पर हैं और हर रोज कहां पर हैं। हम वहां पर उनसे कांटेक्ट पर हैं, तो हमको उनके रोज की मूवमेंट पता होती है कहां पर है, तो उसका एविडेंस दिया जाता है, एक दूसरे बैठ तभी बातचीत होती है, तो उनको भी पता है, असल में तो उनको पता है, लेकिन मुंह से थोड़ी कोई बोलेगा कि मैंने किया है, वो तो नहीं बोलेंगे ये। और ये यहाँ नहीं कर रहा, चाइना देखिए हर एक जगह यही कर रहा है, साउथ चाइना सी में ये कर रहा है, ईस्ट सी में ये कर रहा है, ताइवान में कर रहा है, कोरिया में कर रहा है, हांगकांग में कर रहा है, फिलीपींस के साथ कर रहा है, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, कहां का नहीं कर रहा। लेकिन इस बार इसने हद पार करके इंडिया के साथ किया है। इसने सोचा नहीं था कि इंडिया इतना जवाब देगा, तो वहां पर इसने गलती खा ली है, वहां वो मुंह खाई है इसने। तो यह हर एक जगह पंगा नहीं ले सकता है, तो उसको देखना पड़ेगा यहाँ पर, अगर उसने अपना फेस बचाना है, किस तरीके से बचाना है, सीधी बात है, इस पर टाइम लगेगा। अगर आप माने सुमद्रोंगचू में जब हुआ था 86 में, उसको पूरी तरह सॉल्व करते 6 साल लगे थे, तो उसको भी पता है कि उसको वापस जाना पड़ेगा यहाँ से, कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये बातचीत के जरिए तय होगा, और उसमें टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, हर एक स्टेप पे उसकी वहां पर उसको एविडेंस देना पड़ता है, हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वो गया। तो क्या ऐसे में ब्रिगेडियर महाजन, जो कल 59 ऐप्स बैन किए गए, क्या ये चीन को संदेश है कि तुम जितना टाइम लगाओगे उतने ऐसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे और तुम्हारे लिए हो सकता है नुकसान और बढ़ता जाए? बिल्कुल सही। हम एक चीन को एक बहुत ही फर्म मैसेज दे रहे हैं कि हम उनकी जो मनमानी है ये नहीं मानेंगे, और हम उन्हें पीछे जाने के लिए बिल्कुल फोर्स करेंगे। अभी एक दो महत्व के मुद्दे हैं कि ये चीन मानेगा क्या कि उसने एग्रेशन किया हुआ है, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा कुछ और ही बोलता है। आज सबसे बड़ा कारण चाइना जो लद्दाख में आया हुआ है, इसका कारण ये है कि वो सोचता है कि एक अमेरिका छोड़ के इंडिया एक अकेला देश है जिसकी मिलिट्री कर सकती है और चाइनीज वॉर, चाइना के वॉर को भी विस्तार कर सकते हैं। बाकी जो देश है उनको चाइना के खिलाफ बहुत गुस्सा तो आ गया है, लेकिन अगर कोई उन्होंने आक्रामक कार्रवाई करनी है तो वो करने की उनकी विल है क्या, उनकी क्षमता है कि नहीं, ये इसके ऊपर सवाल उठा जाता है। तो वो इंडिया को धमका के वो पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो इंडिया जो अभी ऑलमोस्ट नंबर 2 पे पावर बोल सकते हैं आप,
मिलिटरली, इसको हम धमका सकते हैं, उनको हम पीछे ढकेल सकते हैं, तो बाकी देशों ने, या वो साउथ वियतनाम हो या जापान हो या और देश हो, उन्होंने हमारा कहना मानना ही चाहिए। तो इसलिए मेरा खुद का मानना है कि हम ये जो बातचीत हो रही है उसमें बेस्ट विशेष तो हम देते हैं हमारे कोर कमांडर साहब को कि कुछ अच्छी चीज निकल आए और जो पहली पोजीशन थी अप्रैल के महीने में वहां वो वापस चली जाए। लेकिन मेरा खुद की असेसमेंट यह है कि इसमें समय लगने वाला है। मैं एक पेसिमिस्ट व्यू आपको देना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जो चाइना के खिलाफ की जो लड़ाई है ये सर कितना समय, कोई अंदाजा आप बता सकते हैं? देखिए कोई एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन आपका अंदाजा महीने भर, 2 महीने, 6 महीने, कितना चलेगा ये? देखिए, एक्सपर्ट तो वो होते हैं कि हो जाने के बाद वो बोल देते हैं कि ये क्यों हुआ था, लेकिन प्रिडिक्ट करना कि बायोलॉजिकल लद्दाख का वॉर होने वाला था वो कोई नहीं बोल सकता था। होने के बाद मैं आपको 100 कारण दे, तो ये तो खैर एक आपको भविष्य वालों को भी पूछना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये बोलना चाहता हूं कि ये एक बड़ा मैसेज ये है कि ये आज का भी अगर ये वापस चले जाते, समझ लीजिए कि जनरल हरिंदर सिंह बहुत ही उनको समझाते हैं अच्छी तरह से कि भाई आप पंगे मत लो, आपको फिर एक बार 15-16 नाइट जैसा किस्सा आपके ऊपर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार की हम आक्रामक मैसेज देते हैं। तो लेकिन ये उसके बाद भी ये करेंगे क्योंकि उनका ये साइकोलॉजिकल वॉर हर कुछ दिनों के बाद वो देखते हैं कि मिलिट्री का जो मतलब मोरल कैसे है, क्या वो हमारा कहना मान लेंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप क्या हमारे पीछे दब जाएगी, क्या हम बिना, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी थ्योरी है के हिसाब से अपने शत्रु को वहां से निकाल दो, ये उनकी सबसे बड़ी थ्योरी है। वॉर तो कभी उन्हें लड़ी हुई नहीं है। और जो आप इसके पहले कह रहे थे कि उनका चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन उनके खुद के लोग ही है, और चाइनीज आर्मी का जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है वो उनके लोगों के खिलाफ का ही है, जो सर्विलेंस कर रहे हैं तिब्बत के अंदर, जो सर्विलेंस कर रहे हैं वो शिनजियांग के अंदर, जो दबा रहे हैं माइनॉरिटीज को। और चाइना का आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जो चाइना का बजट है, यानी कि जो अपने लोगों के ऊपर ही नजर है, वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बजट से ज्यादा है। यानी कि हमारा जो मेमोरी के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है ये तकरीबन हमारे सिक्योरिटी के बजट से 3 गुना ज्यादा है। यानी कि हम हमारी बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए 3-3.5 गुना पैसा ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन चाइना उसके उल्टा है। तो यानी कि चाइना की वीकनेसेस बहुत है। जब चाइना के बारे में डिस्कशन होती है तो हम हमेशा बोलते हैं, जैसे आपके जो ये है सीनियर ऑफिसर बता रहे थे कि उनके क्या कुछ आर्मर्ड पर्सनल कैडर्स वहां पर आए, ये हमने ये नहीं बताया कि हमारी एक आर्मर्ड ब्रिगेड वहां पे पहले ही बैठी हुई है। यानी कि जो चाइना की स्ट्रेंथ को हम थोड़ा बढ़ा के दिखा देते हैं, और हमारी जो रिस्पॉन्स रही है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रही हुई है, जो अप्रोप्रिएट रहेगी, एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगी। अनफॉर्चुनेटली मीडिया में उसको जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वो देता नहीं। तो लेकिन हम लोग वो भी दिखा रहे हैं लगातार कि भारत की तैयारियां वहां क्या हैं, और चूंकि हर चीज नहीं बताई जा सकती टेलीविजन पर, इसलिए भी कुछ चीजें नहीं बताई जाती हैं। चीन का प्रोपेगेंडा वहां चलता है, मीडिया चलाती है, इसलिए वो चीजें बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाते हैं। मनीष हमारे साथ है। मनीष, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सुशांत, बिल्कुल पहले ये बता दें कि कोई भी ऑपरेशनल डिटेल हम शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही भारतीय सेना का कोई भी ऑर्बिट प्लान हम अपने चैनल पे इस पे दिखा रहे हैं या बता रहे हैं। लेकिन हम अब ये कैपेबिलिटी के हिसाब से ये बता दें कि 1:9 के रेशो में इस समय भारतीय सेना के जवानों की तैनाती वहां पर है। करीबन 45,000 की संख्या में भारतीय सेना के जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और आसपास के इस पूरे 1:9 का मतलब आप ये कह रहे हैं मनीष, एक चीन के सैनिक के लिए 9 भारतीय सैनिक वहां तैनात हैं? बिल्कुल सही बात है। और आप इसको बेहतर तरीके से फॉर्मर डीजीएमओ है जनरल भाटिया, वो भी बता पाएंगे, क्योंकि डेप्सांग में जब 2013 में हुआ था तो सॉल्व करने में, फेस ऑफ को पूरा डाइल्यूट करने में और चाइनीज को पीछे खदेड़ने में जनरल भाटिया की बहुत ही अहम भूमिका रही थी। तो आज उसी डेप्सांग में एक बार फिर से बॉटल नेक पर चाइनीज फिर से प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, और करीबन 500 से 1000 की संख्या में चाइनीज पीएलए के जो 6 मोटराइज्ड यूनिट के जो जवान हैं चाइनीज पीएलए के, वो वहां पर हैं। और यही वजह है कि डेप्सांग से लेकर डीबीओ तक के करीबन 10,000 से की संख्या में चाइनीज पीएलए ने अपनी 2 यूनिटों को यहां पर डिप्लॉय किया है। इसके साथ साथ वो जो होतान, शिगात्से, उसके अलावा जो बाकी एयर बेसेस हैं जिसमें गरगुंसा और खरगासू है, दरअसल यहां से वो लगातार जो अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको फ्लाई करवा रहा है, लेकिन कहीं से भी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ नहीं आया है। इसका मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि भारतीय वायुसेना और सेना की जो इस
इस समय पूरी तैयारी है। उसकी वजह से चाइनीज पीएलए को इस बात को पता है कि दरअसल अगर वो कहीं से भी इस फ्रंट पे कन्वेंशनल तौर पर आएगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, चीन को भी ये समझ में आ रहा होगा मनीष कि जब उनके सैकड़ों सैनिक थे और उन्होंने धोखे से हमला किया और हमारे सैनिक कम थे, तब तो उनको इतना मारा गया कि उनकी हालत खराब हो गई। अब एक चीन के सैनिक पर 9 भारतीय सैनिक हैं, उनका मोमो बना दिया जाएगा, इसलिए वो हिम्मत भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये बताइए मनीष कि ये जो अभी 59 चाइनीज ऐप बैन हुए, इसका असर क्या इस बातचीत पर पड़ेगा? आपके सूत्र जो सेना के अंदर हैं वो क्या बता रहे हैं? फौज मान रही है कि इसका असर आज टेबल पर बैठकर बातचीत पर भी दिख सकता है? सुशांत, इसे मिलिट्री तौर पर या फिर आप इसका इंटरप्रिटेशन अगर आप देखें तो आप इसको इस तरीके से समझ लें कि ये एक तरीके से इकोनॉमिकल जो तोड़ है वो भारत ने निकाला है चाइनीज का खास तौर पे, क्योंकि इस समय चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत में जितना है उसका करीबन 25% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी 75 बिलियन यूएस डॉलर के लगभग वहां से इन्वेस्टमेंट आता है, तो सीधा सीधा असर इस पर पड़ेगा। इसके साथ जो मेजर कंपनीज हैं जिसमें अलीबाबा या फिर आप टिकटॉक समझ लीजिए या फिर जो बाकी कंपनीज हैं जिनका इन्वेस्टमेंट यहां पर है, उनके ब्लॉकेज का मतलब है चाइना की बौखलाहट। यही वजह है कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं लगातार उन देशों से भी बात करते आए हैं जिनका आर्थिक तौर पर चाइना में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ साथ यही वजह है कि जब ताइवान, सिंगापुर, साथ में फिलीपींस, मलेशिया, यूएस, यूके, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कंट्रीज जिनका इन्वेस्टमेंट वहां पे था और साथ में जो इस समय चाइना के आमने सामने हैं, दरअसल इनसे बातचीत करने की वजह से ये प्रेशर और बिल्डअप हो रहा था। अब चाइना ने साउथ चाइना सी में डोमिनेंस की वजह अब कोशिश की, लेकिन उधर काउंटर करने के लिए भारत के जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो नेवीज हैं, वो वहां पर आ गई। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ जहां चाइनीज पीएलए को मुंह की खानी पड़ रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यह बात बिल्कुल सही है कि अप्रैल 2020 के स्टेटस को बदलना चाहता है, इसलिए चाहे पेंगोंगसो का इलाका हो या गलवान का इलाका हो, गोगरा का इलाका हो, वहां पे प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। लेकिन ये जो एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है, आप ये समझ लीजिए कि इससे ये समझा जाए कि आने वाले टाइम पर एक बड़ा इकोनॉमिकल जो भारत के साथ उसका जो ट्रीटी है या फिर अरेंजमेंट है, उसको पूरी तरीके से जनरल भाटिया, आप इसको कैसे देखते हैं कि चीन देखिए हमेशा से इस बात का गाना गाता रहा कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर उस अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचती है, हो सकता है ये ऐप बैन होने पर सीधा वहां अर्थव्यवस्था पर कोई चोट ना हो, लेकिन अगर उनकी कंपनियों को यह मैसेज जा रहा है सर कि देखिए भारत में आपके लिए बिजनेस मुश्किल हो सकता है। अभी वहां की एक बड़ी मोबाइल कंपनी है सर, उसको 5G फोन लॉन्च करना था, उसने वो लॉन्चिंग कैंसिल कर दी क्योंकि इंडिया में लोग अब चाइनीज मोबाइल तोड़ रहे थे। तो वहां की कंपनियों को यह मैसेज जाना क्या सरकार को हिला सकता है? सुशांत बिल्कुल ठीक बोला आपने भी, मनीष ने भी। इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका इकोनॉमिक पहलू है जहां पर उनको संकेत जाता है कि इंडिया में अभी वो उनकी बिक्री नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक भारतवर्ष है, खास तौर से जो हमारे 60 से 65 करोड़ जो यूथ हैं उन पे चोट पहुंचाई है। देखिए जो 1962 जिन्होंने देखा था वो अभी बूढ़े हो चले थे, लेकिन जो अभी जिन्होंने 15 तारीख को किया है, इसमें 60 करोड़ हमारे देशवासी हैं, उन्होंने ये विश्वासघात देखा है, उनको इकोनॉमिक कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। जरूरी बात है कि उनको ये बहुत महंगा पड़ेगा, और खास तौर से कंपनियों को, जो मोबाइल कंपनीज है, आईसीटी कंपनीज है और बाकी कंपनीज है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है सुशांत, वो बहुत जरूरी है समझना। इसका एक पहलू है डाटा का। हमारा पूरा डाटा जो है, अगर आप कोई भी ऐप टिकटॉक भी ले लें तो उससे 5 से 6 आपसे अलाउ मांगता है। आपका लोकेशन, आप क्या करते हैं, कहां जाते हैं, आपकी पिक्चर्स, आपके फोन पे जो डाटा है वो, तो हर आदमी का 5000 डाटा पॉइंट्स जो हैं उसके पास चले जाते हैं। तो उस डाटा से वो हमारे पे एक इंफॉर्मेशन वॉर, एक प्रोपेगेंडा, और हमें ये जानता है कि हम क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कहां जाते हैं, कितना खर्च करते हैं। तो ये पूरा डाटा उसके लिए बहुत जरूरी होता था। तो अभी वो सिक्योरिटी एंगल से भी हमें ये देखना चाहिए कि जो एप्स हैं ये हमें अभी नहीं बंद करनी चाहिए, हमेशा के लिए इसको हमें बंद करके रखना चाहिए। और इकोनॉमिक एंगल तो है ही है उसमें जरूरी बात है, इसको पीछे पड़ेंगे उसकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, और बड़ा मार्केट आज ही नहीं है। आज ये $70 बिलियन का मार्केट है, लेकिन अगले साल ये $100 बिलियन का होता, 5 साल के बाद $150 बिलियन का होता। तो ये इसको जो चाइना को है ये समझना चाहिए कि उसने क्या किया है, उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और इकोनॉमिक वैसे ही डाउन है, और वहां से बहुत सारी कंपनी जो है चाइना से बाहर शिफ्ट करना चाहती हैं, क्योंकि चाइना पे विश्वास उठ गया है, कोई भी चाइना को टच नहीं करना चाहता। तो ये उसको देखना पड़ेगा। और वहां से जो कंपनी जो इंडिया में आना चाहती थी
तो चाइना नहीं है कि बॉर्डर पे जो और देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं चलती सर, वो भी हो रही हैं। लोग बहिष्कार कर रहे हैं, ऐप्स बैन हो रहे हैं। जो चीन से सामान आयात होता था वो सामान भी अब भारत में दाखिल होने के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहां पर कस्टम में वो माल अटक रहा है और इससे जो लोग वहां से आयात कर रहे थे वो इन परेशानियों को देखते हुए हो सकता है दूसरे देश से आयात करने लग जाएं। तो चीन को हर चीज समझ में तो आ रही होगी सर। अब उसका इंपैक्ट बातचीत पर और एलएसी पर कितना दिखेगा इसको थोड़ा आपसे और समझेंगे। एक ब्रेक लेना है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। यह मीटिंग शाम 4 बजे तक खत्म हो जाएगी और पूरी संभावना है कि इसके बारे में प्रधानमंत्री को शाम 4 बजे तक बता दिया जाएगा। जब प्रधानमंत्री देश के सामने आएंगे तो मुमकिन है कि वो चीन पर अपना प्लान देश को बताएं। जरूर देखिए प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय